नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है 30 मिनट सीरीज़ जो पॉलिटी की चल रही है उसमें। और हम डीपीएसपी को पढ़ रहे हैं जिसका पहला भाग कल अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने डीपीएसपी का पूरा इतिहास, उसकी विशेषताएं, उसका दर्शन किस तरह से उद्भव हुआ, वो सारी चीज़ें कवर की थी। और आज की क्लास में हम मुख्य मुख्य जो डीपीएसपी से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनके साथ में समझेंगे कि किस में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक आज हम सारे आर्टिकल को कवर करेंगे जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया हुआ है। ठीक, और उसमें सबसे पहले आर्टिकल 36 है, अनुच्छेद 36। इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा दी है। तो राज्य की परिभाषा क्या होगी? राज्य की वही परिभाषा है जो किससे रिलेटेड है, जो परिभाषा भाग 3 में दी गई है वही परिभाषा इसमें राज्य की दी हुई है। तो राज्य में कौन कौन शामिल होगा? राज्य में शामिल होंगे केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और सरकार के सभी उपक्रम, वो सारी संस्थाएं जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं वो सब राज्य में शामिल होंगे। तो ये आर्टिकल 36 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। उसके बाद आर्टिकल 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत है लेकिन वह प्रवर्तनीय नहीं है। ये गलत लिखा है कि आप प्रवर्तनीय हैं, वो प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, राज्य के निर्देशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत है लेकिन वो प्रवर्तनीय नहीं है। मूलभूत है, इसका अर्थ होता है कि राज्य जब भी नीति बनाएगा तो इन तत्वों को ध्यान रखेगा और इन तत्वों को शामिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि यदि वो इनको लागू नहीं करता है, जो नीति निर्देशक तत्व में बातें कही गई हैं, तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में या न्यायालय में नहीं जा सकते, जिसके बारे में कल भी हमने विस्तार से समझा था। आर्टिकल 38 क्या कहता है? तो ये राज्य में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के बारे में प्रावधान करता है। और 38 में दो आर्टिकल हैं, 38(1), 38(2). 38(1) में कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से पूर्ण व्यवस्था की स्थापना करेगा। ठीक है, कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है। और दूसरा आर्टिकल इसका 38(2) क्या कहता है? आय, यहाँ पे आय लिखा हुआ है, ये इस तरह से आय की असमानता और जीवन स्तर की असमानता को दूर करने की बात करता है। दो तरह की असमानता है जिनको दूर करने की बात करेगा, एक आय की असमानता को दूर करने की बात करेगा, दूसरा जीवन स्तर की असमानता को। जीवन स्तर यानी कि किसी का लाइफ स्टाइल अच्छा है, किसी का लाइफ स्टाइल बहुत कमज़ोर है, किसी, तो इस असमानता को दूर करने की बात करेगा। ये आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 है। और आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 जो है, इसको, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखते जाइए कि कौन कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया है। तो एक तो 38(b) को जोड़ा गया है, क्लॉज बी या क्लॉज 2 इसका। ठीक, तो ये 38 था जो एक तो न्याय की बात करता है, 3 तरह के न्याय देने की बात करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और समानता की बात करेगा, आय की असमानता और जीवन स्तर की असमानता को दूर करने की बात करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर चलेंगे हम आर्टिकल 39 पे। तो 39 में कुछ बातें कही गई हैं जो राज्य के लिए अनुकरणीय है, यानी कि जिनको राज्य स्वीकार करेगा और लागू करेगा। और इसमें कुल मिला के 6 बातें हैं। कितने तत्व दिए हुए हैं? 6। सबसे पहले है स्त्री और पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, स्त्री और पुरुष कोई भी हो, उसको आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। इसका मतलब होता है कि रोजगार देना
और वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराना जिससे एक व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके। तो आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिए 39 का क्लॉज ए प्रावधान करता है। 39 का क्लॉज बी क्या कहता है? देश के जो संसाधन है उनका सामान्य हित में प्रयोग होना चाहिए। देश के संसाधनों का प्रयोग कैसा होना चाहिए? सामान्य हित में प्रयोग होना चाहिए। इनका प्रयोग किसी विशेष जाति धर्म वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, सबका हित हो ऐसे भारतीय संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। और इसका क्लॉज सी क्या कहता है? उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करने से मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समस्त उत्पादन के साधन 1, 2 या 10 लोगों के पास एकत्रित होकर रह जाएं, तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी, उनका अधिकार हो जाएगा और वो चाहेंगे तो उनका निर्माण करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। इससे देश में क्या है, असमानता व्यापक स्तर पर वृद्धि हो जाएगी और जीवन जीने में कठिनाई हो जाएगी। मान लीजिए उत्पादन के साधन है, खाद्य उत्पादन है, कुछ खाने की सामग्री बनती हैं और उन पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो गया। जैसे आप खाने वाला तेल लेते हो, ठीक, और खाने के तेल को जो पैकेजिंग में आता है उसको किसी एक व्यक्ति के हाथों में संकेंद्रण हो जाए, तो इससे क्या होगा? एक व्यक्ति के हाथ में संकेंद्रण हो जाने से एक तो मूल्यों में वृद्धि होगी, ठीक, गुणवत्ता प्रभावित होगी। एक ही व्यक्ति है, वो जैसा बना दे वैसा लेना पड़ेगा, तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। प्रतिस्पर्धा में कमी आ जाएगी, प्रतिस्पर्धा में कमी आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों के लिए कहा है कि विकेंद्रीकरण करना है उत्पादन के साधनों का। उसके बाद है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बेसिकली इसलिए जोड़ा गया था, आज़ादी से पहले क्या होता था कि स्त्रियों के काम को कम माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि स्त्रियां कम पैसा वो कम काम करती हैं, जितने समय में पुरुष जो काम करेंगे उतने ही समय में स्त्री उससे कम काम करेगी, इसलिए उनको कम वेतन मिलता था। ये पहले भी होता था, ग्रामीण क्षेत्र में देखते थे कि यदि पुरुष किसी मजदूरी करने जाता था तो मान लीजिए उसको 100 रुपये मिलते थे, ठीक है, और यदि उसी काम के लिए महिला जाती थी तो उसको 80 रुपया मिलता था, 70 रुपया मिलता था, यानी कि पुरुष के बराबर पैसा नहीं मिलता था। जैसे आजकल बच्चे होते हैं, बच्चों को यदि छोटा बच्चा उसको काम पे लगा लिया तो उसको कम पैसा मिलता है। हालांकि अब तो 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए मनाही है। तो इस चीज़ के लिए कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो। इससे स्त्री पुरुष समानता स्थापित होगी, लिंग आधारित भेदभाव कम होगा और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और महिला सशक्तिकरण में ये सहायक होता है। इसीलिए इस प्रावधान को किया गया है। हर प्रावधान का एक बहुत बड़ा मोटिव होता है। अब ये जो प्रावधान है, स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, मान लीजिए नहीं होता तो देश में लगभग 50% जनसंख्या किसकी है? स्त्री महिलाओं की है। अब वो यदि उनको कम वेतन मिलेगा तो उनका काम हतोत्साहित होगा, वो काम करने क्यों जाएंगी, या उनके घर वाले उनको काम करने नहीं जाने देंगे, कहेंगे तुमको तो कम रुपया मिलता है। इससे हमारे देश की ग्रोथ ही प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि 50% लोग तो काम पे जाएंगे ही नहीं, हतोत्साहित हो रहा उनका काम। तो ये है। उसके बाद है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य होगा कि ऐसी स्थिति बनाए, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ऐसी नीतियां बनाए जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। ऐसा पर्यावरणीय माहौल बनाए, जैसे दिल्ली में है, जब भी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ने लगता है सर्दियों के समय में तो ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम GRAP होता है। जैसे जैसे वायु का स्तर बेकार होता चला जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम लागू होता है। और आपको पता है जब बहुत ज़्यादा स्थिति बेकार होती है उस समय दिल्ली में भारी वाहनों को मनाही कर दी जाती है। जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं जहाँ से प्रदूषण ज़्यादा निकलता है उनको बंद कर दिया जाता है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ये नागरिकों के स्वास्थ्य के रक्षा के लिए करना राज्य का कर्तव्य होगा। उसके बाद है बचपन एवं यौवन। बचपन और यौवन को
शोषण से बचाना ये भी राज्य का कर्तव्य है। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसे कानून बनाएगा कि बचपन और यौवन को सुरक्षित रखा जा सके, उनके साथ किसी तरह की कोई ज्यादती ना हो। और ये बचपन को सुरक्षित रखने के लिए ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रावधान किया ही जा चुका है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बनाया ही जा चुका है। तो इस तरह के प्रावधान सारे हैं। और इससे कब जोड़ा गया, तो 42 अमेंडमेंट 1976 में 1976 में इसको जोड़ा गया था। फिर आता है अनुच्छेद 39A। ये सारे स्मॉल थे, ये कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब होता है ये अलग आर्टिकल है, और स्मॉल का मतलब होता है उसी आर्टिकल के अंदर क्लॉज है, सब आर्टिकल है। तो इसमें कहा कि समान निःशुल्क विधिक सहायता, ये सामान्य नहीं है, समान है। समान निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसको भी जोड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति, यदि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, यदि वह अपना विधिक सलाहकार नहीं कर पा रहा है, तो राज्य उसकी तरफ से उसको कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति खुद का केस नहीं लड़ पाता है न्यायालय में, तो उसकी तरफ से सरकारी वकील क्या करता है, उसकी पैरवी करता है, उसका पक्ष रखता है। तो ये आर्टिकल 39A में कहा है कि समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ये भी राज्य का कर्तव्य है। तो ये आर्टिकल 39 में कुल 6 ABCDEF तक की बातें कही गई हैं। इनको आप ऐसे याद रखिए कि स्त्री पुरुष को सबसे पहले आजीविका के पर्याप्त साधन चाहिए, फिर सामान्य हित में देश के संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना किसका दायित्व है, राज्य का, और बचपन और यौवन को शोषण से बचाना राज्य का दायित्व है। ये याद होने चाहिए। सीधा सीधा पूछ लेता है, समान कार्य के लिए समान वेतन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, तो ये 39 में है और 39 के डी में है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। तो कल जब पढ़ाया था विशेषताएं, और पूरे डीपीएसपी को 3 भागों में विभाजित किया था। एक थे समाजवादी, दूसरे थे गांधीवादी, तीसरे थे उदारवादी। तो उस समय कहा था कि जो गांधी जी के दर्शन से प्रभावित बातें हैं, तत्व हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है, वो सब गांधीवादी हैं। तो पंचायतों का गठन या विकेंद्रीकरण गांधी जी का मंतव्य था, इसीलिए अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा, उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। क्या इस आर्टिकल को लागू किया गया है? बिल्कुल किया गया है। और इसको लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन इन दोनों स्थानीय सरकारों के लिए है, 73 और 74। अच्छा, 73-74 से याद आया, कल जब आपको चंपकम दुराई राजन और उसके बाद जो केस पढ़ा रहे थे, गोलकनाथ वाद बढ़ाया था 1967 वाला, तो उस समय गलती से 74-75 निकल गया था। वो 74-75 नहीं है, वो 24 और 25वां संविधान संशोधन लेके आए थे, और इससे आर्टिकल 31 के अंतर्गत बी और सी को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, वहाँ पे थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था। तो 40वां पंचायत का गठन हो गया। फिर 41 में क्या किया गया है, किसका प्रावधान किया है, तो आर्टिकल 41 कहता है आपको क्या भत्ता प्राप्त या लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। किन किन परिस्थितियों में? पहले तो ये कहता है कि रोजगार का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उस व्यक्ति को रोजगार पाने का अधिकार होगा। रोजगार मांगने वाले व्यक्ति को रोजगार पाने का अधिकार होगा। ये होता है इसका मीन्स। यदि उसको रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और विकलांगता में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। यदि मान लीजिए किसी को सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, देश में बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा ही, तो इस समय बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। बीमार है तो लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। वृद्धावस्था में और विकलांगता में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा।
ये कौन कहता है? आर्टिकल 41 डीपीएसपी में कहता है। ऐसा भी है नहीं है, लेकिन आपको पता है कांग्रेस सरकार एक वादा कर रही है कि यदि हमारी कांग्रेस पार्टी यदि हमारी सरकार बनती है तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। जैसे राजस्थान में कल भी कहा था, इसका जिक्र कल भी होता, राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने बेरोजगारी भत्ता बनाने का प्रावधान किया है। ठीक, तो इस आर्टिकल को प्रभावी बनाने के लिए कोई काम किया है? कुछ याद आ रहा है जो सरकार ने किया है? नहीं याद आ रहा है तो याद कर लीजिए। रोजगार का अधिकार के लिए मनरेगा चल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो मनरेगा रोजगार पाने का अधिकार है एक तरह से। ठीक, दूसरा, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, सभी लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। तो ये पेंशन का प्रावधान और मनरेगा का प्रावधान आर्टिकल 41 को लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम है। ठीक है, और आर्टिकल 40 को लागू किया ही जा चुका है 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान से पंचायतों का गठन किया और 74वें संविधान से नगरीय स्थानीय सरकारों का गठन कर दिया है। तो धीमे धीमे जैसे जैसे आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक चेतना, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति मजबूत हो रही है, सरकारें डीपीएसपी को लागू करते जा रही है। और यही मंशा थी जब इसको जोड़ा गया था तब। उसके बाद आर्टिकल 42 क्या कहता है? कम नहीं है, ये काम लिखा हुआ है। काम की मानव उचित दशाएं और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता देना राज्य का कर्तव्य होगा। काम के लिए मानवोचित दशाएं का मतलब होता है जहां कोई व्यक्ति काम कर रहा है वहां पानी पीने की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था होना चाहिए। वहां पर जो संसाधन होते हैं जैसे कि वॉशरूम है, टॉयलेट है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर स्वच्छ जलवायु होनी चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था करना किसका काम है? राज्य का काम है। दूसरा, महिलाओं को प्रसूति सहायता देना राज्य का काम है। तो क्या प्रसूति सहायता के लिए कोई काम किया गया? बिल्कुल किया गया। आज आप किसी भी राज्य में हो, वहाँ पर महिलाओं को प्रसव के लिए पैसा मिलता है, पहले और दूसरे बच्चे के लिए। घर से अस्पताल तक ले जाने के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत गाड़ी जाती है। और प्रसव के बाद महिलाओं के खाते में कुछ पैसे आते हैं जिनसे वो अपना खर्च चलाती हैं। उसके बाद जो महिलाएं कामकाज वाली हैं, जो किसी रोजगार में हैं, उनको मातृत्व अवकाश मिलता है और उस समय उनका पैसा नहीं कटता है। तो ये आर्टिकल 42 को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है। ठीक है, तो आर्टिकल 42 हो गया। उसका आर्टिकल 43 क्या कहता है? मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का विकास। दो बात है, एक तो निर्वाह मजदूरी की बात, दूसरा कुटीर उद्योग का विकास। निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को आवश्यक मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी, और इसको यदि ऐसा किया जाता है तो बेगार माना जाएगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने ये देखा था जब आर्टिकल 23 और 24 पढ़ रहे थे कि यदि न्यूनतम सीमा से कम मजदूरी पर किसी से काम करा रहे हैं तो आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। हमें जोड़ के पढ़ना होगा, कनेक्ट करना होगा, चीज़ों को रटना नहीं है। तो निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। कुटीर उद्योग का विकास करना, कुटीर उद्योग यानी कि जो एक घर में, एक छोटे समुदाय में, ग्रामीण क्षेत्र में विकसित होते हैं, उनको कुटीर उद्योग कहते हैं। उनका विकास करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसके लिए राज्य क्या करता है? ऋण देता है, सहायता देता है इन सब चीज़ों के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप घर में पापड़ बनाने का उद्योग बना रही हैं, महिलाओं ने 2-4 महिलाएं एकत्रित हुई, वो पापड़ बनाने का उद्योग शुरू कर रही हैं, तो वो ऋण ले सकती है कुटीर उद्योग के लिए। तो इनके विकास के लिए काम करना राज्य का कर्तव्य होगा। उसके बाद आर्टिकल 43A, उद्योग के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी देना
इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी करना ये समाजवादी तत्व है। इसका मतलब क्या होगा कि जिस उद्योग है, बड़े उद्योग हैं, उनमें मजदूर यदि काम कर रहे हैं और उस उद्योग का कुछ प्रबंध बड़े स्तर पर करना है, तो आपको पता होता है लेबर यूनियन होती है। लेबर यूनियन का जो मुखिया होगा, अध्यक्ष होगा, वो उस कमेटी में जाके बैठेगा जहां योजनाएं बन रही हैं उस बड़े उद्योग की। तो ये उद्योग के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी क्यों आवश्यक है? ताकि मजदूरों का शोषण ना हो सके। यदि किसी इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट हो रहा है तो मजदूरों के हितों का प्रतिनिधि के रूप में कौन उपस्थित होगा? मजदूर संघ का अध्यक्ष वहां उपस्थित होगा, जिससे कि उनका शोषण ना हो सके। ये आर्टिकल 43A कहता है। उसके बाद 43B, इसको कब जोड़ा गया? तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के बाद से जोड़ा गया। यदि प्रश्न आता है कि DPSP में नवीनतम तत्व जोड़ा गया है या नवीनतम प्रावधान किया गया है, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा आर्टिकल 43B और सहकारी संस्थाओं की उन्नति के लिए प्रयास करना राज्य का कर्तव्य है। देखिए, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने संगठन बनाने की स्वतंत्रता के साथ कहा था कि सहकारी समितियां बनाना मूल अधिकार है। तो 3 संशोधन किए गए थे। 97वें संशोधन से 3 जगह प्रावधान जोड़े गए थे। एक भाग 3 में जोड़ा गया था मूल अधिकार में, भाग 4 में 43B जोड़ा गया और भाग 9 खा जोड़ा गया, पूरा का पूरा जो सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक। आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता की बात करता है। इस पर कल अच्छी खासी समझ विकसित की थी हमने कि समान नागरिक संहिता क्या होती है। ये ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए और याद रखिए कि समान नागरिक संहिता 44 में है। और ये कैसा तत्व होगा? उदारवादी तत्व होगा। उसके बाद आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम। देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कहाँ जोड़ा गया है? मूल अधिकार 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा था, जिसको हमने उस समय पढ़ा था। और यहाँ उसी 86वें संविधान संशोधन से इसकी परिभाषा बदल दी थी और इसमें 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करना भी किसका काम होगा? राज्य का। और इसीलिए आंगनवाड़ी का कंसेप्ट आया। आंगनवाड़ी में 6 वर्ष तक के बच्चों या आरंभिक बच्चों की शिक्षा, उनके पालन पोषण की काम पर जोर दिया जाता है। ठीक। तो यहाँ तक के आर्टिकल को आप कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखिए। देखिए, 39 में 6 बातें कही गई हैं, 39 में निःशुल्क विद्युत सहायता दी गई है। 40 में कहा गया है पंचायतों का गठन करेंगे। जब पंचायतों का गठन हो जाएगा तो लोग फिर पंचायत के जो लोग होंगे सरपंच से ऐसा मान लीजिए आप, अब इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो पंचायत बना लिया आपने, अब पंचायत में सरपंच बन गया है। अब पंचायतों का गठन हो गया तो लोग जो पंचायत में रहते हैं वो रोजगार मांगेंगे। ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या है? रोजगार मांगेंगे। जब उनको रोजगार मिल जाएगा तो वो रोजगार यानी कि काम करने जाएंगे तो वो कहेंगे मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। ठीक ठाक स्थिति हो जहां हम काम करने जा रहे हैं तो मानवोचित दशाएं आ जाएंगी। उसके बाद फिर वो मजदूरी भी तो मांगेंगे। तो मानवोचित दशाएं, काम पहली चीज पंचायत मिला बनाया, पंचायत में काम मांगा, काम मिल गया तो जहां काम करने जा रहे हैं मानवोचित दशाएं देखेंगे कि हाँ चलो ठीक है हम यहाँ काम कर लेंगे। उसके बाद अब मजदूरी भी मांगेंगे तो निर्वाह मजदूरी आ जाएगी। जब मजदूरी मांग ली तो फिर कहेंगे कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का प्रबंधन भी हम उसमें सहयोग करेंगे, तो फिर उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी आ जाएगी। उसके बाद सहकारी संस्थाएं बनाएंगे और फिर समान नागरिक हो जाएंगे सब लोग। तो समान नागरिक संहिता, इस तरह से इनको याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं 46 पर। तो 46 आर्टिकल क्या कहता है? ये SC, ST और दुर्बल वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हित को आगे बढ़ाने की बात करता है।
तो 46 में क्या है, SC ST दुर्बल वर्ग की शिक्षा और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। ठीक, और इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखें। अब देखिए, कोई भी नीति कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ रही होगी, ऐसी कोई नीति नहीं होगी जो नीति निर्देशक तत्वों से नहीं जुड़ रही हो। अधिकांश नीतियां कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ रही हैं। तो SC ST और दुर्बल वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक अधिकारों को बढ़ाने के लिए क्या किया, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार में भी पढ़ा है हमने इसको। नीतियां बनाई गई हैं। SC ST वर्ग का यदि कोई व्यक्ति स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करता है तो उसको पैसा मिलेगा। दुर्बल वर्ग OBC भी आ जाता है मेंस के लिए। यदि वह टॉप करता है तो सरकार उसका खर्च उठा के उसको आगे की पढ़ाई करेगी। ठीक, तो इस तरह की जो कुछ योजनाएं हैं वो इस काम के लिए बनाई गई हैं। और वह सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा करेगा। तो सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा करने के लिए तो सबसे बड़ा एक्ट ही है SC ST एक्ट 1989 का, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में हरिजन एक्ट कहते हैं। क्या हरिजन एक्ट लगा दूंगा, बहुत कठोर प्रावधान है इसमें। ठीक है, तो ये आर्टिकल 46 में है। 47 क्या कहता है, पोषक आहार, लोक स्वास्थ्य में सुधार, शराब एवं अन्य मादक उत्पादन पर के बिक्री पर रोक लगाना। देखो, पोषक आहार देना, स्कूलों में मिड डे मील योजना चलती है, मध्याह्न भोजन योजना, स्टूडेंट को खाने को मिलता है, पोषक आहार का है। BPL वालों को गेहूं, चावल, शक्कर, नमक मिलता है, पोषक आहार है। लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए तो कल ही बताया था कि लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक योजना आई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान कार्ड जिसके तहत वितरित किए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना चल रही है। लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए दीनदयाल योजना चल रही है। लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए BPL कार्ड वाले हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ फीस नहीं लगती है। ये सारी चीज़ें क्या है, पोषक आहार एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार। उसका शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन को के बिक्री पर रोक लगाना। किन्हीं किन्हीं राज्यों ने काम किया, बिहार में शराबबंदी कर दी गई है, मध्य प्रदेश में चल ही रहा है शराबबंदी के लिए। तो ये भी काम किए जा रहे हैं। सारी नीतियां नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ती हैं, हमें ये समझना है। 48 क्या कहता है, कृषि पशुपालन का गठन एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध करता है। ठीक है, 48A इसको फिर जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से, और पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए इस प्रावधान को किया गया है। तो फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधान किए, वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाए गए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाए गए, वायु गुणवत्ता सुधार अधिनियम लेकर आए। तो ये सारे अधिनियम आर्टिकल 48 को प्रभावी बनाने के लिए हैं। 48 के बाद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तु और स्थानों का संरक्षण किया जाएगा। तो देखिए, जब आप घूमने जाते हैं कहीं तो वहाँ बोर्ड लगा होता है, जैसे आप दिल्ली में ही जाते हैं कुतुब मीनार घूमने जाते हैं, आगरा में आगरे का किला, ग्वालियर घूमने जा रहे हैं ग्वालियर का किला, आप अपने नज़दीक कहीं भी जाते हैं किसी ऐतिहासिक धरोहर पर घूमने, तो वहाँ लिखेंगे यह राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति है और इसको नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। तो इसको प्रभावी बनाया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना ये केंद्र सरकार का दायित्व है, इसीलिए केंद्र सरकार उसके लिए काम करती है। ये क्यों किया गया है इस प्रावधान को, ताकि हम अपने इतिहास और संस्कृति को जान सकें, उनसे जुड़ सकें। यदि इनको समाप्त कर दिया जाएगा तो हम अपनी इतिहास और संस्कृति से कैसे जुड़ेंगे, जुड़ाव कैसे फील होगा। किले, मकबरे, जो बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, स्थायित्व हो, पुराने चिड़ियाघर हो, बावड़ी हो, कुछ भी हो, उनसे समझते हैं कि इस तरह के शासक रहे हैं, उन शासकों की क्या महत्व था। तो इसलिए उनसे जुड़ने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि उनकी संरक्षण करना पड़ेगा। देखिए, हिस्ट्री यहाँ जुड़ रहा है ना, इतिहास में पढ़ते हैं
ये सब चीज़ें आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका महत्व संविधान सभा समझ रही थी, इसलिए उन्होंने उसको संरक्षित करने का प्रावधान किया और सरकारें उसको संरक्षित कर रही हैं। और आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में किसी तरह से कोई भी जुड़ाव नहीं होगा, वो एक दूसरे से पृथक होंगे। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और फिर हम क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के प्रयास करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के प्रयास में हमेशा सहयोग करते रहेंगे। इसीलिए हम कभी भी किसी भी देश के आक्रमण पर नहीं कहते कि हाँ ठीक है ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 51 तक हमने समझी। उसके बाद आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कब कब कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए। तो एक तो 42वां संविधान संशोधन इससे जोड़े गए हैं, 44वां संविधान संशोधन इससे जोड़े गए हैं, और 86वां संविधान संशोधन इससे जोड़े गए हैं, 97वां संविधान संशोधन इससे जोड़े गए हैं। इन 4 संशोधनों से डीपीएसपी में प्रावधानों को जोड़ा गया है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। सबसे ज़्यादा इसी से जोड़े गए हैं। ठीक, कौन कौन से जोड़े गए हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं। जैसे कि 97वां संविधान संशोधन से सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन से 45 अनुच्छेद 45 की भाषा बदली गई है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 38 में वी जोड़ा गया है, और 74वें संविधान संशोधन से बहुत सारे जोड़े गए हैं। वो ये यहाँ पे एक तो देखिए 48A पर्यावरण संरक्षण वाला जोड़ा गया है, दूसरा 43A प्रबंध में मजदूरों के सहयोग को जोड़ा गया है, यौन एवं बचपन को शोषण से बचाना, और समान निःशुल्क विद्युत सहायता इसको जोड़ा गया है। इसके साथ ही हमारा डीपीएसपी वाला भाग कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ, और जिसमें आपके मूल कर्तव्यों को किया जाए या नहीं किया जाए ये देखा जाएगा। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देके, थोड़ा सा समझा के, क्योंकि वो थोड़ा सा ही है, वहाँ से स्वर्ण सिंह समिति और 42वां संविधान संशोधन वो सब पूछा जाता है। और फिर शुरू करेंगे हम संघ का शासन, राज्य का शासन, इन दोनों को। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, कल मिलते हैं।